Hello students, I am Randhir Kumar, Maths faculty of Dexterous Academy, Hazaribagh. In this video, I am going to discuss a question based on probability asked in JEE Advanced 2020 in paper 1 of 3 marks. क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है लेट C1 एंड C2 बी टू बाइज्ड क्वाइंस। C1 और C2 हमको दो क्वाइन दिया हुआ है, लेकिन वो बाइज्ड क्वाइन है। बाइज्ड क्वाइन कहने का ये मतलब हुआ कि वैसा क्वाइन जिसमें कुछ अल्ट्रेशन किया हुआ है। अगर नॉर्मली हम लोग कोई क्वाइंस को टॉस करेंगे तो हेड और टेल दोनों के आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1/2 रहेगा, मतलब लेकिन बाइज्ड हो जाने के बाद क्या होगा कि किसी के आने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सच दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस आर 2/3 एंड 1/3। मतलब होगा क्या कि C1 को ऐसे बाइज्ड किया गया है कि अगर आप उसको टॉस करते हैं तो उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और C2 क्वाइन को ऐसे बाइज्ड किया गया है कि अगर आप उसको टॉस करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी जो हेड आने का होगा वो 1/3 होगा। सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस्ड ट्वाइस। तो हम लोग क्वाइन 1 को 2 बार अगर टॉस करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इंडिपेंडेंटली। एंड सपोज बीटा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C2 इज टॉस्ड। और बीटा जो है वो हमारा नंबर ऑफ हेड्स है जब हम लोग C2 क्वाइन को टॉस्ट कर रहे हैं 2 बार, ठीक है। Then probability that the roots of the quadratic polynomial x square minus alpha x plus beta are real and equal is, और ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। कुल मिलाकर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्वाइन C1 है और एक C2 है। C1 में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है और C2 में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और हम लोग को क्वाइन को 2 बार टॉस करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 2/3 फॉर C1, ये दे रखा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/3 फॉर C2। अब होगा क्या कि हम लोग 2 क्वाइन को जब टॉस करेंगे, मतलब एक क्वाइन को जब 2 बार टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो दोनों हेड हो सकते हैं, एक हेड एक टेल हो सकता है, या दोनों टेल हो सकता है। अब इसको नंबर के बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है। तो यहाँ नंबर ऑफ हेड्स 2 हैं, नंबर ऑफ हेड्स इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें 0 है। तो नंबर ऑफ हेड्स को जो C1 में आता है उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग को अल्फा का वैल्यू जब फाइंड करना होगा तो टेबल कुछ ऐसा हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स, ये क्वाइन C1 के लिए फॉर C1, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ हेड क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है। अब यहाँ पे इसको फाइंड कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमको कि नंबर ऑफ हेड्स 0 होगा, इसका मतलब ये टेल आएगा। तो दोनों बार टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा क्वाइन C1 में। तो C1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना है, 2/3 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो हो जाएगा 1/3, क्योंकि हेड का आने का प्रोबेबिलिटी और टेल का आने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो जब दोनों टेल आए, तो पहला बार में टेल आए उसका प्रोबेबिलिटी 1/3, और दूसरा बार भी टेल आए तो ये हो जाएगा 1/3। तो 1/3 इंटू 1/3, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/9। दूसरा केस में क्या है कि हमको एक हेड चाहिए, तो एक हेड चाहिए तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। अगर हेड टेल आता है, प्रोबेबिलिटी फॉर हेड टेल और टेल हेड, तो क्या होगा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग का 2/3 है, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। और अगर टेल हेड आता है तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2/3। अब ये सॉल्व कीजिएगा तो 4/9 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 4/9। और दोनों मतलब हेड आए, ये था हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। और अगर दोनों का दोनों जो है वो हमको चाहिए होगा हेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो फर्स्ट टाइम में आएगा उसका प्रोबेबिलिटी है 2/3, और सेकेंड टाइम में भी प्रोबेबिलिटी आएगा उसका 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/9। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 4/9। ठीक उसी प्रकार हम लोग C2 क्वाइन के लिए निकालेंगे। फॉर C2 तो नंबर ऑफ हेड्स को हम लोग बीटा मान लेते हैं, और इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। इसका जब प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे तो यहाँ भी नंबर ऑफ हेड जो है वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा।
तो नंबर ऑफ हेड्स को बीटा माने हुए, तो हमको निकालना है जीरो हेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हेड है C2 के लिए वो 1/3 है, तो टेल के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2/3, मतलब इसका हो जाएगा पहला बार 2/3 पहला टेल के लिए और दूसरा टेल के लिए भी 2/3, तो इसका वैल्यू 4/9 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/9। और फिर हमको दूसरा केस में निकालना है एक हेड आने का, तो वो हेड टेल हो सकता है या टेल हेड हो सकता है, ये दोनों में कोई भी चीज़ हो सकता है। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी इसका 1/3 है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 है। उसी प्रकार टेल आने का प्रोबेबिलिटी 2/3 और हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/3, तो ये हो जाएगा 4/9, तो इसका भी वैल्यू हो गया 4/9। उसी प्रकार हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मतलब दोनों हेड आए, इसके लिए क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/9, तो इसका वैल्यू हो गया 1/9। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन अब प्रोबेबिलिटी से नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्या बोलता है, देन प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा आर रियल एंड इक्वल। तो हम लोग को एक बात पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका रूट्स रियल और इक्वल होगा, इसका मतलब है कि उसका डिस्क्रिमिनांट 0 होगा, मतलब कि b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा। तो b का वैल्यू यहाँ माइनस अल्फा हो और c का वैल्यू बीटा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स ऑफ किसका x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाएगा, मतलब कि b² इज इक्वल टू 4ac, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा। अब हम लोग को यहाँ से अल्फा का वैल्यू ये दिया हुआ है और बीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है, इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाए 4 बीटा आ जाए। मतलब अब हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो हम लोग को अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालना है। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा को कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। अल्फा का वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 बीटा इज इक्वल टू 0, मतलब बीटा का भी वैल्यू 0, तो बीटा का भी वैल्यू 0 है। अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू 1 रखते हैं तो अल्फा का वैल्यू 1 रखिए तो 1 बराबर 4 बीटा, यानी कि बीटा बराबर 1/4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर अल्फा का वैल्यू 2 को रख सकते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब कि अल्फा का वैल्यू 0 होगा उसमें बीटा का वैल्यू 0 होगा, और अल्फा का वैल्यू 2 होगा तो बीटा का वैल्यू 1 होगा। और हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है, तो यही 0 0 मतलब अल्फा का वैल्यू 0 हो, बीटा का वैल्यू 0 हो उस समय, और अल्फा का वैल्यू 2 हो और बीटा का वैल्यू 1 हो उस समय निकालना है। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू जब 0 है तो उस समय प्रोबेबिलिटी हम लोग का कितना था 1/9। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू जब 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी था 1/9, और उसी समय बीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी था 4/9, प्लस अल्फा का वैल्यू जब 2 था तो प्रोबेबिलिटी था 4/9, और बीटा का वैल्यू जब 1 था तो प्रोबेबिलिटी है 4/9। तो ये हो जाएगा 4/81 प्लस 16/81 इज इक्वल टू 20/81, और 20/81 हम लोग का ऑप्शन बी है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी हो जाएगा 20/81। इस क्वेश्चन में 2 चैप्टर का मिक्सअप था, एक तो प्रोबेबिलिटी था और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और वो दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन था। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग ये टेबल बहुत आसानी से बना लेते हैं, और यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा में अल्फा और बीटा का कौन कौन सा वैल्यू है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। कुल मिला करके हम लोग कितना भी बातें कर लें तो हम लोग जेईई एडवांस के क्वेश्चंस का अगर हम लोग का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर हो तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग को क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है। क्वेश्चंस को पहले अच्छा से पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम हम लोग स्पेंड क्वेश्चन पे करेंगे ताकि सॉल्यूशन हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल डेक्स्ट्रस एकेडमी हजारीबाग।